दोस्तों, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 19। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एमसी ने लगातार 10 मैच जीतकर माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस में माउंट हॉसेट को जीत दिलाया था। तो चलो बिना देरी किए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी अपने मास्टर को याद करते हुए सोचता है, माउंट हुआ सेट आज के इवेंट के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। क्या ये काफी था मास्टर? कि तभी सारे बच्चे दौड़ के एमसी के पास उसे अप्रिशिएट करने जाते हैं और सारे बच्चे एमसी को घेर लेते हैं। एमसी कह रहा होता है, अरे मुझे बहुत दर्द कर रहा है मास्टर लोग, मुझे बहुत चोट लगी है। उसके बाद सेक लीडर इन सारे डिसाइपल लोगों को खुश होता देख सोचते हैं, बहुत समय हो चुका है, मैंने माउंट हॉसेट के डिसाइपल लोगों को एक साथ इतना खुश होते हुए नहीं देखा। फिर उनगम कहता है, सेक लीडर हमने बहुत खुशी मना ली, तो क्या हमें सब चीज़ों को सही से ख़त्म करना चाहिए? साउथर्न एस्टेट वाले को ऐसे ही वहाँ पे छोड़ देना सही नहीं होगा। फिर सेक लीडर एल्डर सीमा के पास जाते हैं। एल्डर सीमा बहुत ही गुस्से में होता है। फिर एल्डर सीमा गुस्से में ही सेक लीडर को बधाई देता है। उसके बाद सेक लीडर हंसते हुए कहते हैं, अरे हम बस लकी थे, इसीलिए इस बार जीत गए। तो एल्डर सीमा कहता है, कोई नहीं, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, ऊपर से वैसे भी ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आपको तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस है। वैसे तो हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में अपना डिफीट मान लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माउंट हॉसेट ने साउथर्न एस्टेट को सरपास कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है ऐसी छोटी मोटी फाइट के होने की वजह से। कि तभी एमसी कहता है, तुम अभी भी बहुत रूड हो। ये सुनकर एल्डर सीमा बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। एमसी फिर गुल को कहता है, एक मैच के जीतने से तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? तो गुल कहता है, क्या मैं रूड? क्या तुमने मुझे रूड कहा? अरे बेवकूफ, मैं तुमसे बड़ा हूं। फिर एमसी उसके पैर पे मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए जो तुमसे बड़े हो। और वो एल्डर सीमा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ही रूड हो। एल्डर सीमा एमसी के टोन को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एमसी सेक लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक लीडर, जैसा कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं साउथर्न एज के एल्डर को ग्रीट करने आया था। तो सेक लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया इस कॉन्फ्रेंस में। और वो मन में सोचते हैं, मेरे से कितने अच्छे से बात करता है, चांगमांग बहुत ही पोलाइट बच्चा है। ये सब देखकर एल्डर सीमा सोचता है, ये सारी चीजें इस बास्टर्ड के कारण से ही हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाके ये साउथर्न सेट का सबसे बड़ा एनिमी बनेगा और ये साउथर्न सेट के ग्रोथ के आड़े आएगा। फिर एल्डर सीमा अपने हाथ में क्यूआई गैदर करके एमसी पे अटैक करने का सोच रहा होता है। यहाँ पे एमसी भी समझ जाता है कि एल्डर सीमा उस पर अटैक करने वाला है। फिर वो धीरे से कहता है, क्या एक अटैक काफी होगा? ये सुनकर एल्डर सीमा शॉक हो जाता है और वो सोचता है, अरे ये इस कमीने को कैसे पता चला? फिर एमसी एल्डर सीमा को कहता है, अब तो हम लोग आपस में मिलते ही रहेंगे और जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ही ग्रीट करूंगा। एमसी की बातों से एल्डर सीमा और भी गुस्सा हो जाता है और वो सारे बच्चों से कहता है, जल्दी चलो, हमें वापस जाना है। और वो अपने सेट के बच्चों को पीछे छोड़कर खुद ही आगे जाने लगता है। उसे इस तरह से जाता हुआ देख एमसी सोचता है, इसे इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, वैसे भी ये इतना बड़ा आदमी नहीं है। देखो कैसे ये बेवकूफ की तरह अपने डिसाइपलों को पीछे छोड़ के खुद ही आगे जा रहा है। उसके बाद सेक लीडर एमसी को कहते हैं, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए मैं सेट की तरफ से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। एमसी को सेक लीडर में उसके मास्टर दिख रहे होते हैं और वो अपने पुराने टाइम को याद करके जैसे वो अपने मास्टर को वेलकम कहता था वैसे ही सेक लीडर को भी वेलकम कहता है। फिर हम देखते हैं सारे मर्चेंट एसोसिएशन के लोग सेक लीडर से मिलना चाहते हैं और वो कह रहे होते हैं, सेक लीडर बस हमें कुछ देर ही आपसे बात करना है। यूनचांग उन्हें सेक लीडर के पास जाने से रोक रहा होता है। उधर उनगम भी मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों को रोक रहा होता है। फिर सेक लीडर बोलते हैं, अब इनसे कैसे डील किया जाए? कि तभी यूनयांग वहां पे आते हुए कहता है, क्या आप लोग अभी इनसे डील करने के बारे में बोल रहे थे? और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर फाइनेंस और इकोनॉमी की बात हो तो सीधा मुझसे बात करने के लिए भेजो। और वो सारे मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों को बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है और कहता है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा समय है, हम आराम से बैठ के बात करेंगे।
फिर सेक्ट लीडर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी पीछे से कोई एमसी को आवाज़ देता है। हम देखते हैं वो शॉन बेकली होता है। फिर एमसी शॉन बेकली को कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे सेट के लोग यहाँ से गुस्सा होके जा रहे हैं और तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए ऐसे चले आए। क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा उनसे अलग होके मुझसे बात करना? तो शॉन बेकली कहता है, वैसे भी मेरा उनसे आधे से ज़्यादा रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है। फिर एमसी सोचता है, मुझे तो इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच थोड़ा भी रिश्ता नहीं बचा। वैसे भी धोखेबाज को एनिमी से ज़्यादा हेट किया जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर शॉन बेकली एमसी से कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ तुम्हारी टीचिंग के लिए। तुमने कहा था कि मुझे खुद ही अपने पाथ को चूज़ करना चाहिए। उस समय मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो एमसी कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा इन सारी चीज़ों को किसी दूसरे सेट के डिसाइपल से सीखना? फिर शॉन बेकली कहता है, सेट से क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सीखने से मतलब है। अगर किसी से कुछ चीज़ सीखना हो तो कोई भी टीचर हो सकता है। ये सुनकर एमसी सोचता है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा टाविस्ट है। फिर शॉन बेकली जिंगिम रियोंग की तरफ देखता है और एमसी को कहता है, जिंगिम रियोंग ने आज के मैथ से बहुत कुछ सीखा होगा। तुम उससे केयरफुल रहना, क्योंकि वो सच में बहुत बड़ा जीनियस है। अब से वो तुम्हें टारगेट मान के खुद को ट्रेन करेगा और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। फिर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एमसी कहता है, वो रास्ता जिस पे तुम चलने का सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा। क्या तुम सच में उस रास्ते पे चलना चाहते हो? तो शॉन बेकली हंसते हुए कहता है, मैं सच में तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। ये वो रास्ता नहीं है जिस पे मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन ये वही रास्ता है जिस पे मुझे चलना होगा। शॉन बेकली के इस आंसर को सुनकर एमसी खुश हो जाता है। फिर शॉन बेकली वहाँ से चला जाता है। एमसी शॉन बेकली को जाते हुए देख के सोचता है, ये उसके अकेले की ही लड़ाई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि ये इसके लिए आसान होगा, क्योंकि इसे साउथर्न सेट का स्वॉट टेक्निक सीखना है और वो भी हमारे लेवल पे। इसके लिए ये बहुत ही अकेलापन और टफ बैटल होगा, लेकिन अगर ये इस बैटल को जीत जाए तो यही साउथर्न सेट का होप बनेगा। फिर युनजोंग एमसी के पास आता है और वो एमसी को कहता है, सेट लीडर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर एमसी सोचता है, मुझे पता ही था कि वो इन चीज़ों को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उसके बाद एमसी सेक्ट लीडर के पास जाते जाते ये सोच रहा होता है कि वो सेक्ट लीडर को क्या कहेगा। वो सोचता है कि मैं ये कहूँगा कि मैं उनका एंसेस्टर हूँ, या फिर मैंने ये मार्शल आर्ट किसी सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक से सीखा है। फिर वो सोचता है, नहीं, ये बहाने सब काम नहीं आने वाले। और वो ये सोचते सोचते सेक्ट लीडर के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पे जाते ही युनयांग एमसी का गाल खींचते हुए कहता है, ये कितना क्यूट बच्चा है। देखो सेक्ट लीडर, पैसों का देवता यहाँ पे आ गया। कभी नहीं सोचा था कि लोग फाइट करके भी पैसा कमा सकते हैं। मुझे लगा था इस कॉन्फ्रेंस को करके सिर्फ पैसों की ही बर्बादी होगी, लेकिन यहाँ तो पैसे आ नहीं रहे बल्कि भर भर के आ रहे हैं। फिर युनचांग एमसी से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है? तो एमसी कहता है, हाँ, थोड़ा सा कट लगा है। फिर युनचांग हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें गहरी चोट आई होगी, इसलिए तुम जल्दी से ट्रीटमेंट हॉल जाओ। रहने दो, तुम शायद बहुत बिजी होंगे, इसलिए मैं ही ट्रीटमेंट हॉल के लीडर को यहाँ पे बुला लेता हूँ। फिर सेक्ट लीडर मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे कौन बिजी है? तो युनचांग कहता है, और कौन हो सकता है चांगमांग के अलावा? और वो उनगम को कहता है, ट्रीटमेंट हॉल के लीडर वैसे भी कुछ करते नहीं हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे बुलाओ। सेक्ट लीडर इन सारे लोगों की ऐसी हरकतों को देखकर परेशान हो रहे होते हैं और वो अपने चेयर से उठ के बाहर जाते हुए एमसी को अपने साथ आने को बोलते हैं। फिर एमसी सेक्ट लीडर के पीछे पीछे जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी और सेक्ट लीडर माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं। सेक्ट लीडर आगे और एमसी उनके पीछे चल रहा होता है। उसके बाद एमसी सोचता है, ये मेरा सेकेंड टाइम है जो मैं उनके बैग को इस तरह से देख रहा हूँ। पहली बार जब वो सीक्रेट स्टोरेज को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके बैग को देख के ऐसा लगा कि ये किसी सैड पर्सन का बैग है जो कि ख़त्म होते हुए सेट को बचाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन आज उनके बैग को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। फिर हम देखते हैं वो दोनों माउंटेन की पीक पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर एमसी से पूछते हैं, तुम्हें यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? ये हाईएस्ट पीक है माउंट हुआसेट का। तो एमसी कहता है, हाँ ये सच में बहुत हाई है। फिर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा। उसके बाद सेक्ट लीडर एमसी से पूछते हैं, तुम्हारा स्वॉट टेक्निक प्लम ब्लॉसम को ब्लूम करता है? ये सुन के एमसी सोचता है, हाँ अब ये पूछने वाले हैं, मुझे शांत होना होगा। मैंने पहले ही इन सारे सवालों का आंसर लिख के रखा है, मुझे बस इसे आराम से पढ़ना है। फिर हम देखते हैं वो अपने जेब से स्क्रिप्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी सेक्ट लीडर उसे झुक के थैंक्स कहते हैं। तो एमसी सेक्ट लीडर को रोकते हुए कहता है, अरे अरे सेक्ट लीडर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं तुम्हें माउंट हुआसेट के लीडर के तौर पे थैंक्स नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में बस वो एक बार देखना चाहता था जो तुमने आज दिखाया है। थैंक यू मेरा लाइफ लॉन्ग विश को पूरा करने के लिए। मेरा पोजीशन माउंट हुआसेट में लीडर के तौर पे है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्डिनरी पर्सन से। इसीलिए मुझे तुमसे पूछना ही होगा, तुमने प्लम ब्लॉसम कैसे क्रिएट किया तुम्हारे 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉट टेक्निक से? तो एमसी बिना स्क्रिप्ट को देखे हुए कहता है, वो नेचुरली हो गया जब मैं 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, तो अचानक से प्लम ब्लॉसम अपीयर होने लगे। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, शायद से माउंट हुआसेट के सारे स्वॉट टेक्निक प्लम ब्लॉसम क्रिएट करता है। ये आंसर सुन के सेक्ट लीडर सोचते हैं, अरे ये तो सही बोल रहा है, मैं भी कैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। माउंट हुआसेट के स्वॉट टेक्निक का यही तो काम है। ऐसा लग रहा है जो यंगेस्ट थर्ड का डिसाइपल है वो सबसे फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरे लोग भी इसी तरह अगर लगातार ट्रेन करते रहे तो शायद से वो भी प्लम ब्लॉसम क्रिएट कर सकते हैं अपने स्वॉट टेक्निक से। जब माउंट हुआसेट के सारे लोग ऐसा कर पाएंगे, अगर वो दिन आ गया तो उसी दिन से माउंट हुआसेट का दोबारा एरा स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन अभी ये निकनेम यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस टाइटल को डिजर्व करने वाला कोई नहीं है। जब माउंट हुआसेट के सारे लोग प्लम ब्लॉसम क्रिएट करने लगेंगे तब शायद से उनमें से कोई इस टाइटल को डिजर्व करने वाला अपीयर होगा। तो एमसी कहता है, लेकिन ऐसा होने में अभी बहुत साल बाकी है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, अभी एटमॉस्फियर इतना अच्छा बन रहा था और तुमने ये बात कह के मूड खराब कर दिया। ये सुनकर एमसी हंसने लगता है। फिर सेक्ट लीडर एमसी से पूछते हैं, तुम्हारे लिए माउंट हुआसेट क्या है? तो एमसी कुछ देर सोचने के बाद अपने पुराने लाइफ को याद करता है, जिसमें हम देखते हैं वो कैसे अपने टीचर को परेशान कर रहा होता है, वो कैसे अपने सीनियर ब्रदर लोगों को परेशान कर रहा होता है और अपने क्लास के लोगों को भी बहुत पीट रहा होता है, और कुछ यादें जिसमें वो अपने सीनियर ब्रदर के साथ टहल रहा होता है और वो अपने सीनियर ब्रदर से वही क्वेश्चन पूछता है, ब्रदर माउंट हुआसेट आपके लिए क्या है? तो उसका सीनियर ब्रदर उसको जवाब देता है, और क्या हो सकता है, माउंट हुआसेट मेरे लिए बस माउंट हुआसेट है। उसके बाद एमसी भी वही आंसर देते हुए सेक्ट लीडर को कहता है, माउंट हुआसेट मेरे लिए बस माउंट हुआसेट है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, किसी भी माउंट हुआसेट के डिसाइपल के लिए ये आंसर काफ़ी होगा, लेकिन आज के इवेंट के बाद दुनिया तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, सब तुम्हें पहचानने लगेंगे। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? फिर एमसी कहता है, अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं ये सब स्टार्ट ही नहीं करता। उसके बाद सेक्ट लीडर कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है तुम हैंडल कर सकते हो तो हमसे जितना होगा हम तुम्हें उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर एमसी सोचता है, इनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे लिए, लेकिन ये बस कह रहे हैं कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। सेक्ट लीडर मेरे कंपेयर में ना ही ज़्यादा फेमस है और ना ही उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव किया है, लेकिन ये वो इंसान है जो मेरा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। उसके बाद वो सेक्ट लीडर को कहता है, थैंक्स जो आपने ऐसा कहा, लेकिन आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि आप मेरे सफ़र में साथ साथ चलेंगे। यही तो माउंट हुआसेट का मतलब है। फिर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, मैं तो फ्यूचर में तुमसे और भी ऐसी बातें करना चाहूँगा। तो एमसी कहता है, क्यों नहीं सेक्ट लीडर, हमें ऐसा चांस मिलता ही रहेगा। फिर हम व्हाइट प्लम हॉल का सीन देखते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम साउथर्न एसेट वालों के खिलाफ जीत गए। उनमें से एक बच्चा
उसने जो मूव साउथर्न एसेट के खिलाफ यूज किया था उसे सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। सारे बच्चे आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं। गुल और यूनजोंग ये सब दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर गुल कहता है, मैं सो नहीं पा रहा हूं। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे उस स्वॉट टेक्निक के कुछ सीन याद आने लग जाते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से बता नहीं सकता हूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। फिर यूनजोंग सोचता है, ये भी ऐसा ही फील कर रहा है जैसा कि मैं फील कर रहा हूं। पहले मैं ज़्यादा रियलाइज नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने विन को लेकर। लेकिन जब मैं रिलैक्स्ड हुआ तो बस मुझे उस स्वॉट टेक्निक के बारे में ही याद आ रहा था जो कि चैंगमांग ने यूज़ किया था। मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूं शब्दों में। वो स्वॉट टेक्निक एक फैंटेसी की तरह लग रहा था। काश मैं अपने हाथों से उस स्वॉट टेक्निक को यूज़ कर पाता। उसके बाद गुल कहता है, क्या हम भी उस तरह के स्वॉट टेक्निक को यूज़ कर पाएंगे? तो यूनजोंग कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किस लेवल पे पहुँचूँ और किस तरह का स्वॉट टेक्निक यूज़ करूँ। मुझे बस स्ट्रॉन्गर बनना है। लेकिन चैंगमांग के स्वॉट टेक्निक को देखने के बाद से मेरे मन में बहुत अलग अलग थॉट आ रहे हैं। मैं उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं भी वो स्वॉट टेक्निक अपने हाथों से यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है सारे थर्ड क्लास के डिसाइपल हम लोगों की तरह ही सोच रहे होंगे। मुझे माउंट हॉसेट में ज्वाइन हुए कितने साल हो गए, लेकिन मैंने पहली बार माउंट हॉसेट का ट्रू स्वॉट टेक्निक देखा है। तुमने अभी पूछा ना कि हम ये स्वॉट टेक्निक यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे बिलीव है कि हम एक ना एक दिन इस स्वॉट टेक्निक को पक्का यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हम भी माउंट हॉसेट के डिसाइपल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि माउंट हॉसेट का डिसाइपल माउंट हॉसेट के स्वॉट टेक्निक को यूज़ ही ना कर पाए? ये सुन के गुल मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है, हाँ तुम तो सही कह रहे हो। कि तभी एमसी दरवाजे पे लात मार के हॉल में एंटर करता है। उसके बाद एमसी कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतना बुरा परफॉर्म करने के बाद ऐसा शो ऑफ करने की? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना स्वॉट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता, या फिर अब तक 100 बार माउंटेन पे क्लाइम किया होता बजाय एक दूसरे से बात करने के। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को जीतने से ही सब कुछ खत्म हो गया? और वो गुस्से में कहता है, साउथर्न एसेट का एक बंदा है जिसने ये कहा कि वो अकेले ही चलेगा उस पाथ पे जिससे वो साउथर्न एसेट के ट्रू एसेंस को वापस ला पाए, और एक तुम लोग हो जो कि सेलिब्रेट कर रहे हो अपने से 5 साल छोटे डिसाइपल लोगों को हरा के। वो अभी इतने छोटे थे, इसका मतलब ये है कि वो 2 साल पहले और भी छोटे होंगे, और उन लोगों ने उस समय तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था। तुम लोगों को तो शर्म आना चाहिए। इतने सारे ताने सुनकर यूनजोंग और गुल के कानों से खून बहने लगता है। फिर यूनजोंग हंसता हुआ चेहरा बना के कहता है, माना कि हम में कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा था ना। मिस्टेक तो फाइट में होती ही रहती है। मिस्टेक का नाम सुनकर एमसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यूनजोंग पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें स्लैश लगे बैटलफील्ड में और तुम हंसते हुए कहो, अरे मुझसे गलती हो गई? तुमने इतना हार्ड ट्रेनिंग किया जिससे तुमसे रियल फाइट में कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, और तुम कह रहे हो कि मिस्टेक होना नॉर्मल चीज है। इसीलिए तुम लोग इतनी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तुम लोगों ने इसी तरह का माइंडसेट बना के रखा था। और तुम कह रहे थे, और वो मुंह बनाते हुए कहता है, हम इस तरह का स्वॉट टेक्निक एक दिन यूज कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो दिन कभी आएगा अगर तुम इस तरह से पिटते रहोगे? एमसी के इतने ताने सुनने के बाद गुल को अपनी नानी याद आ जाती है। फिर एमसी सबको कहता है, तुम लोग ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा सैड हो, ये बस एक फाइट था, आगे जाके और भी ऐसे फाइट होते रहेंगे। तो यूनजोंग एमसी की बात सुनकर कहता है, ठीक है हम समझ गए। उसके बाद यूनजोंग कहता है, अगर हम बिना रुके हर रोज ट्रेनिंग करें तो क्या वो दिन आएगा जब हम भी उस तरह का स्वॉट टेक्निक यूज कर पाएंगे? तो एमसी कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो। तुम लोग क्या चाहते हो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, तुम लोगों को तो ये यूज करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा कि माउंट हॉसेट का डिसाइपल अपने स्वॉट टेक्निक से प्लम ब्लॉसम क्रिएट न कर पाए? इसीलिए तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करो। फिर सारे बच्चे वहां से दौड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड पे चले जाते हैं। फिर एमसी सोचता है, अभी हम एक्साइटेड नहीं हो सकते, ये हमारा बस पहला स्टेप है। ये अच्छा है कि इन लोगों के पास कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में नहीं बदलने दूंगा। उसके बाद उसे दरवाजे पे किसी का प्रेजेंस फील होता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम देखते हैं बेकचुन वहां पे होता है। फिर बेकचुन एमसी के पास आके कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चलोगे?
अगले सीन में हम देखते हैं एमसी और बेकचुन माउंटेन पे बात करने के लिए आए होते हैं। फिर बेकचुन कहता है थैंक्स अपना टाइम देने के लिए। तो एमसी कहता है थैंक्सफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरे सीनियर हो, तुम मुझे ऐसी जगह पे क्यों लेके आए? क्या तुम पिछली बार की तरह मुझ पे कोई अटैक करने का सोच रहे हो? फिर बेकचुन कहता है मैंने तुम्हारा मैच देखा जिंग इमरियोंग के अगेंस्ट, जिसमें तुमने बहुत ही अच्छा विक्ट्री अचीव किया। इससे तुम्हारे जितने भी सीनियर ब्रदर हैं वो सब शॉक हो चुके हैं। अब जबकि उन लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, तो अब उन लोगों में कुछ अलग तरीके का फीलिंग दिख रहा है। वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं। तो एमसी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधा पॉइंट पे आओ। उसके बाद बेकचुन कहता है मुझे और भी स्ट्रांग बनना है। तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए ये आसान नहीं है तुमसे पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूं। लेकिन मैं कितना भी सोचूं, मुझे इससे अच्छा कोई रास्ता मिला ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने सीनियर लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो उनसे सीखूंगा वो पूरी तरह डिफरेंट होगा जो मैं तुमसे सीखूंगा। मुझे बुरा लग रहा है ये बात एडमिट करने में, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला तो थर्ड क्लास डिसाइपल मुझे सरपास कर देंगे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता। तो एमसी कहता है तुम अपने प्राइड को छोड़ के मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें और बाकी सारे सेकंड क्लास डिसाइपल को खुद से सिखाऊं? फिर बेकचुन कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो एमसी कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? एमसी का ऐसा आंसर सुन के बेकचुन शॉक हो जाता है। फिर एमसी कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है, और ऊपर से मुझे इससे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो क्यों मैं इन सारे ट्रबलों में खुद को डालूं? उसके बाद बेकचुन कहता है लेकिन हम तो एक ही सेट के हैं ना। तो एमसी कहता है तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपना ज़्यादातर समय थर्ड क्लास डिसाइपल को ट्रेन करने में देता हूँ। फिर बेकचुन कहता है अगर तुम सेकंड क्लास डिसाइपल को नहीं सिखाना चाहते तो तुम थर्ड क्लास डिसाइपल को सिखाने में क्यों इंटरेस्टेड हो? तो एमसी मुंह बनाते हुए कहता है मेरी मर्जी। फिर बेकचुन सोचता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा क्या मिलेगा थर्ड क्लास डिसाइपल से जो कि सेकंड क्लास डिसाइपल से नहीं। फिर उसे समझ में आ जाता है कि एमसी क्या कहना चाहता है, और वो एमसी को कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे सामने खुद को सबमिट कर दे? तो एमसी हंसते हुए कहता है अरे यार तुम मुझे विलन मत समझो, मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। फिर बेकचुन कहता है तुम्हें तो पता ही है माउंट हॉसेट का रूल। तो एमसी कहता है सीनियर ब्रदर क्या तुमने कभी थर्ड क्लास डिसाइपल को ट्रेन करते हुए देखा है? फिर बेकचुन कहता है हाँ मैंने देखा है, और वो सोचता है वो तो हमेशा जमीन पर रेंगते ही रहते हैं। तो एमसी कहता है ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा है तो चीज़ें और भी आसान होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग उन लोगों की तरह ट्रेनिंग कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को ट्रेन कर पाऊंगा जैसा उन लोगों को करता हूं, तुम लोगों को सीनियर मानते हुए? मैंने कैसे भी करके उन लोगों से इतना हार्श ट्रेनिंग करवा लिया, लेकिन अगर मैं जैसे उन लोगों के साथ बिहेव करता हूं वैसा आप लोगों के साथ बिहेव करूंगा तो पक्का मास्टर लोग मुझे पनिश करेंगे। उसके बाद बेकचुन सोचता है इसका मतलब ये कर सकता है अगर ये चाहे तो। इसके कहने का मतलब है ये इम्पॉसिबल नहीं है हमें स्ट्रांग बनाना, बस ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और वो कॉन्फ्रेंस के सारे सीन को याद करता है कि कैसे सारे थर्ड क्लास डिसाइपल लोगों ने फाइट किया था। फिर बेकचुन एमसी को कहता है मैं जब भी तुमसे सीख रहा होऊंगा तो मैं उस समय तुम्हें मास्टर की तरह ट्रीट करूंगा। कि तभी एमसी कहता है क्या कहा? जब तुम मुझसे सीख रहे होंगे तभी तुम मुझे मास्टर मानोगे? तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ट्रेनिंग के बाद अगर डांटोगे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम सबमिट करना ही चाहते हो तो तुम पूरी तरह से करो ना, बस ट्रेनिंग के टाइम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। उसके बाद बेकचुन एमसी के फाइट को याद करता है और वो अपना मन बना के कहता है ठीक है, अब से तुम मेरे जूनियर नहीं रहे। माउंट हॉसेट का कोई भी सेकंड क्लास डिसाइपल अपना रैंक तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं करेगा, मैं ये कसम खाता हूं। फिर एमसी डेविल सा स्माइल देते हुए सोचता है फंस गया ये। अगले सीन में हम देखते हैं सारे थर्ड क्लास डिसाइपल ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोग रोज सुबह ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों ने तो इसका रिजल्ट देख ही लिया है, इसीलिए मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आने लगा है।
फिर वो लोग सामने की ओर देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने सारे सेकंड क्लास के डिसाइपल खड़े हुए रहते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो पीछे से एमसी कहता है, तुम सारे लोग यहाँ पे आ गए। फिर युनजोंग एमसी को कहता है, चांगमांग, ये सब क्या है? हमारे सीनियर व्हाइट प्लम हॉल के सामने ऐसे क्यों खड़े हैं? तो एमसी कहता है, भाई लोग, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ना। मैंने देखा था कि कैसे सीनियर लोग तुम लोगों को ट्रीट कर रहे थे, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था। ये सुनकर युनजोंग सोचता है, तुम भी तो हमें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हो। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, आज के बाद सभी लोग ट्रेनिंग के लिए इक्वल होंगे। उसके बाद एमसी सभी बच्चों को कहता है, ये लोग खुद ही हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तुम लोगों को तो पता ही है कि अगर ट्रेनिंग टफ ना हो तो वो ट्रेनिंग ही नहीं है। जब हम ट्रेनिंग को करने के बाद इसे कर्स न दे और हमारे शरीर में थोड़ा भी स्ट्रेंथ ना बचे, हम अपनी फिंगर तक को हिला ना पाए, तो समझ लेना ये एक रियल ट्रेनिंग है। जब स्ट्रांग बनने की बात हो तो किसी को भी कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। स्ट्रांग बनने का एक ही रास्ता है कि तुम अपना बेस्ट दो अपने ट्रेनिंग में। अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे फॉलो करते हो, तब तुम सब लोग स्ट्रांगर बनोगे। ये मेरा वादा है। क्या तुम सब समझ गए? तो सारे बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, यस सर, हम समझ गए। ये सुनकर एमसी हंसते हुए कहता है, मैं तो यही कह रहा था कि यही आंखें और स्पिरिट जो कि सीखने के लिए भूखी है मैं इसे ही तो देखना चाहता था। फिर युनजोंग और गुल सोचते हैं, थर्ड क्लास डिसाइपल लोगों को डील करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। लेकिन इन लोगों को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं। उसके बाद एमसी सोचता है, चलो अब बेसिक से ही स्टार्ट किया जाए। और वो युनजोंग को कहता है, हमें सीनियर लोगों को खुद से ही सिखाना होगा कि वो लोग अपने स्ट्रेंथ पे कैसे काम करें। ये सुनकर सारे थर्ड क्लास डिसाइपल डेविल सा स्माइल देते हैं और वो सेकंड क्लास डिसाइपल की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या ऐसी बात है? फिर वो लोग अपने पीठ पे पत्थरों का बैग रखते हुए कहते हैं, अब लगता है माउंट हुआ सेक्ट में 3 महीने 10 दिन तक नई नई चीखें सुनाई देगी। हम अपना बेस्ट देंगे आप लोगों को सिखाने में। इन लोगों की बात सुनकर एमसी सोचता है, देखो ये लोग कितने एक्साइटेड हो गए। फिर यू आइजोल एमसी के पास आती है और वो एमसी को कहती है, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। तो एमसी उसे दूर भगाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम उन लोगों से ही सीखो। फिर यू आइजोल कहती है, कोई मुझे सिखाने के लिए मेरे पास नहीं आ रहा। हम देखते हैं 2 बंदे थर्ड क्लास डिसाइपल के एक ही सेकंड क्लास बंदे को असिस्ट कर रहे होते हैं और वो लोग यू आइजोल के पास नहीं आ रहे होते हैं। फिर एमसी यू आइजोल को कहता है, अगर तुम मुझसे ही सीखना चाहती हो तो ये समझ लो कि तुम कितना भी चीखोगे चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यू आइजोल कहती है, यही तो मैं चाहती हूँ। फिर एमसी सोचता है, इतनी जिद्दी, ये सच में अमेजिंग है। उसके बाद यू आइजोल कहती है, लेकिन अगर मैंने ये सब एंड्योर कर लिया तो क्या मैं भी अपने स्वाट टेक्निक से प्लम ब्लॉसम क्रिएट कर पाऊंगी? तो एमसी कहता है, फिर से तुम चालू हो गई ना। फिर वो सारे बच्चों को कहता है, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम डिसाइपल हो माउंट हुआ सेट के तो तुम्हारा ये एंड गोल नहीं होना चाहिए कि तुम्हें प्लम ब्लॉसम क्रिएट करना है अपने स्वाट टेक्निक से। ये तो बस एक पार्ट है इस प्रोसेस का। तुम लोग अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो, तुम्हारा एंड गोल होना चाहिए उस टेक्निक को कंप्लीट करना जिस टेक्निक से तुम प्लम ब्लॉसम क्रिएट कर रहे हो। एमसी की ये बात को सुनकर यू आइजोल को अपने फादर की याद आती है। फिर एमसी सोचता है, पास्ट में मैं सिर्फ अपने एबिलिटी पे ही ध्यान देता था, मुझे दूसरे के मार्शल आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। किसी चीज को अकेले करने का एक लिमिट होता है, क्योंकि माउंट हुआ सेट को बस एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को फेस नहीं करना होगा, बल्कि सांजी के बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट से फेस करना होगा। अगर एक दिन ये लोग प्लम ब्लॉसम क्रिएट कर पाए और मुझे सपोर्ट दे पाए तो कोई नहीं हमारे सामने खड़ा हो सकेगा। हम पूरे सांजी को एक कर देंगे। मैं तो शाओलिन के टकले लोगों के सर पे भी प्लम ब्लॉसम क्रिएट करूंगा। फिर वो सारे बच्चों से कहता है, अगर तुम लोग समझ गए तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। सारे बच्चे कहते हैं, यस सर। वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगते हैं
उन लोगों को दूर से ही उनगम देख रहा होता है और वो सोचता है अब तो सेकंड क्लास डिसाइपल भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आने लगे हैं। फिर वो सेक्ट लीडर की बात याद करता है। सेक्ट लीडर उनगम को एमसी के बारे में कह रहे होते हैं, वो जो कर रहा है उसे करने दो, हम उसे समझ नहीं सकते। अगर हम उसके रास्ते में आए तो हो सकता है कि हम चीज़ें और भी खराब कर दें। हम लोग ओल्ड और आउटडेटेड हो चुके हैं, हमें उन्हें बस फर्टिलाइज़र की तरह हेल्प करना चाहिए, इससे वो और भी ग्रो और शाइन कर पाए। बस उस पर ट्रस्ट करो और वो जो कर रहा है उसे करने दो। उसके अंदर पहले से ही एक ताविस्ट भरा पड़ा है। आगे उनगम सोचता है, इसने जो प्लम ब्लॉसम क्रिएट किया है, इसका जो लेवल है मार्शल आर्ट का, और ये कहाँ से आया है। बहुत सारे सवाल है इसके लिए, लेकिन मैं बाकी सारे स्टूडेंट को इसके खिलाफ नहीं कर सकता खुद की क्यूरियोसिटी के लिए। चाहे चैंगमांग किसी तरह का पर्सन हो, जब तक ये माउंट हुआ सेट का डिसाइपल है, हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि हमें उसे शक की निगाह से देखना चाहिए। जबकि ये टीचिंग इस पे ही छोड़ दिया गया है तो अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन मुझे भी अब हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे मैं भी कीप अप कर पाऊँ माउंट हुआ सेट से, जो कि स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। और ऊपर से मैं चैंगमांग पे कोई बर्डन भी नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या ये ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा कि मैं भी इससे कहूँ कि मुझे भी सिखाए। फिर हम देखते हैं एमसी सारे बच्चों को कह रहा होता है, अरे बास्टर लोग, अपने पोस्टर को सही करो। एमसी के इस तरह के टीचिंग को देखकर उनगम वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी माउंटेन पे बैठा हुआ रहता है और वह सोचता है, हमने तो बस अभी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारा इंतजार कर रही है। वैसे तो थर्ड क्लास डिसाइपल बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो लोग बहुत जल्दी मार्शल मास्टर बन जाएंगे। ऐसा फील होता है कि मैंने अपने शोल्डर पे बहुत ही बड़ा बर्डन उठा के रखा है। अब मुझे लगता है कि लीडर बनना कैसा होता है। क्या मैंने ये चीज़ें पास्ट में भी फील किया था? अगर क्या मैंने ये चीज़ें पास्ट में फॉलो किया होता तो क्या मेरे सेट के मेंबर का किस्मत अलग होता? फिर वो सोचता है, अरे ये सब बेकार के थॉट है, अब कुछ चीज़ मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने पास्ट को फाउंडेशन की तरह यूज़ किया है, जिससे मैं बेटर डिसीजन ले सकूँ प्रेजेंट में और अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाऊँ। और वो अपने डेंटियन को फील करते हुए सोचता है, अब ऐसा लग रहा है कि ये अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मुझे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा और इसके प्रोसेस को फॉलो करते रहना होगा। जब माउंट हुआ सेट इस माउंटेन के प्रोटेक्शन से बाहर जाएगा और वर्ल्ड को फेस करना स्टार्ट कर देगा, तब हम सांजी के क्रुएल्टी को देखेंगे, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए मुझे ऐसा जगह बनाना है जिसमें ये लोग ट्रस्ट और डिपेंड हो सके, चाहे वो मैं हूं या माउंट हुआ सेट हो। इसीलिए मैं जितना स्ट्रांग हूं, मुझे उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। मैं अगर इसी तरह स्ट्रांगर बनता रहा तो हो सकता है कि एक दिन मैं हेवनली डिवन को भी सरपास कर पाऊं। फिर उसे अपने मास्टर की एक बात याद आती है। उन्होंने एमसी से एक सवाल पूछा रहता है, क्या तुम्हारा प्लम ब्लॉसम ब्लूम हुआ? फिर एमसी कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन वो दिन पक्का आएगा जब मेरा खुद का प्लम ब्लॉसम ब्लूम होगा। ये मेरे स्वॉर्ड के टिप से ब्लूम होगा और पूरी दुनिया को अपने सेंट से ढक लेगा। चिंता मत करो मास्टर, इसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। वैसे भी मैं चैंगमांग हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा सीढ़ी चढ़कर माउंट हुआ सेट में जा रहा होता है। फिर वो हाफते हाफते माउंट हुआ सेट के मेन गेट के सामने पहुंचता है। उसके बाद वो मेन गेट को देखकर सोचता है, माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद से माउंट हुआ सेट का रेप्यूटेशन और भी बढ़ गया है। जिस माउंट हुआ सेट को मैं जानता था वो इतना ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फादर ने सोचा था वो गलत ना निकले। फिर वो दरवाजे को नॉक करते हुए पूछता है, कोई है इधर? कुछ देर तक वो रुकता है, उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो दोबारा से कहता है, मैं माउंट हुआ सेट के अंदर आना चाहता हूँ, कोई यहाँ पे है क्या? उसके बाद वो सोचता है, अगर कोई होता तो उसने मेरी आवाज़ सुन ली होती और वो पक्का यहाँ आता। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। कि तभी एक डिसाइपल दरवाज़ा खोलता है और उस बंदे से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बंदा कहता है, मैं यहाँ पे माउंट हुआ सेट के लीडर से मिलने आया हूँ। फिर माउंट हुआ सेट का डिसाइपल कहता है, हम अभी किसी गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम कल आना। ये सुनकर वो बंदा सोचता है, अरे
फिर से मुझे इस माउंटेन को क्लाइंब करके यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता यार। फिर वो दोबारा से माउंट हॉसेट के उस डिसाइपल से कहता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुझे कैसे भी करके सेक्ट लीडर से मिलना ही होगा। फिर वो डिसाइपल कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी हम किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर वो बंदा कहता है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मेरा नाम वाई शोहैंग है। मैं हुआ शैडो सेक्ट से हूं, जो कि एक एक्सटर्नल सेक्ट है और एफिलेटेड है माउंट हुआ सेक्ट से। एक इमरजेंसी के कारण से मुझे सेक्ट लीडर से मिलना ही होगा। ये मेरी ही गलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग अभी गेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चला आया। लेकिन क्या तुम सेक्ट लीडर को बता सकते हो कि हमारे सेक्ट में एक इमरजेंसी आ गई है? हम देखते हैं माउंट हुआ सेट का वो डिसाइपल भी शॉक हो गया रहता है हुआ शैडो सेट का नाम सुन के। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग सेक्ट लीडर के रूम में बैठे हुए रहते हैं। यूनयांग हंसते हुए कह रहा होता है, जितने भी एफिलेटेड सेक्ट थे उनमें से बस तुम ही ऐसे सेक्ट थे जो कि 30 सालों तक हमें पैसे भेजते रहे और हमारी मदद करते रहे। तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तुम फ्री होके बता सकते हो। मुझसे जितना हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यूनयांग का ऐसा बिहेवियर देखकर वाई शोहैंग सोचता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये इतनी अच्छे से मुझे वेलकम क्यों कर रहे हैं? फिर यूनयांग वाई शोहैंग से पूछता है, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तो हम तुम्हें उधार दे सकते हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। तो वाई शोहैंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सेक्ट लीडर इशारे से यूनयांग को शांत रहने के लिए कहते हैं। तो यूनयांग समझ जाता है और वो सेक्ट लीडर के पास आकर कहता है, जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं उसी समय आपको कुछ ना कुछ होने लगता है। उसकी ऐसी बात सुनकर सेक्ट लीडर सोचते हैं, कब जाके ये वापस से मैच्योर होगा। फिर सेक्ट लीडर वाई शोहैंग से कहते हैं, अब लगता है कि तुम नर्वस नहीं हो, तो तुम बताओ कि हुआ क्या है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वाई शोहैंग कहता है, सेक्ट लीडर हुआ शैडो सेक्ट अभी ट्रबल में है, इसलिए मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपसे हेल्प मांगने के लिए। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, तो किस तरह का हेल्प चाहिए हमसे? तो वाई शोहैंग डायरेक्ट कहता है, हमें चांगमांग चाहिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर और बाकी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वाई शोहैंग आगे कहता है, मैं चाहता हूँ माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस का हीरो, जिसको माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन भी कहा जाता है, चांगमांग को अपने साथ अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर रूम में थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, तुमने कहा तुम्हारा नाम वाई शोहैंग है ना? तो वाई शोहैंग कहता है, हाँ सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, सीधा काम की बातों पे आने से पहले क्या तुम अपने सिचुएशन को अच्छे से समझाओगे? तो वाई शोहैंग कहता है, अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने सीधा चांगमांग को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। सब कुछ एक न्यू मार्शल आर्ट एकेडमी, जिसे पाथ एकेडमी भी कहा जाता है, जो कि वुडन सेक्ट से एफिलेटेड है, और जब से वो बना है वो अपने आसपास के सारे जगह पे अटैक करने लगे हैं। ऊपर से हुआ शैडो सेक्ट नैन सिटी में थोड़ा फेमस भी है, इसीलिए हम लोग उन पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया और हुआ शैडो सेक्ट को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फादर जो कि लीडर है हुआ शैडो सेक्ट के, उन्होंने पाथ एकेडमी के हेड से फाइट किया, जिससे उन्हें बहुत डैमेज हुआ है। अगर चीजें वहीं पे खत्म हो गई रहती तो मुझे माउंट हुआ सेक्ट से हेल्प लेने के लिए आना नहीं पड़ता। लेकिन पाथ एकेडमी हुआ शैडो सेक्ट को नैन सिटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुझे हेल्प मांगने के लिए माउंट हुआ सेक्ट के पास आना पड़ा। मेरे फादर को पता चला है कि वुडन सेट के डिसाइपल नैन सिटी में आएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी से यहाँ पे भेजा है, जिससे मैं आपसे मिल पाऊँ और आपसे हेल्प मांग पाऊँ। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जो वुडन सेक्ट से एफिलेटेड है वो भी तो टाइजमी को फॉलो करते होंगे, तो वो इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? उसके बाद वाई शोहैंग कहता है, प्लीज हुआ शैडो सेक्ट को हेल्प कीजिए। अगर माउंट हुआ सेक्ट हमें हेल्प नहीं करेगा तो हमें हमारा सेक्ट बंद करना पड़ेगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ईवल और क्रूएल पर्सन है। फिर सेक्ट लीडर सोचते हैं, इस मैटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा एफिलेटेड ग्रुप होते हैं किसी सेक्ट के, उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है उस सेक्ट को। अब जब माउंट हुआ सेक्ट रियल वर्ल्ड को फेस करने वाला है तो हमें हमारा एफिलेटेड ग्रुप का नंबर बढ़ाना होगा, जिससे हम अपना पुराना ग्लोरी वापस ला पाए। कुछ सेकंड क्लास डिसाइपल बढ़ जाएंगे दो ग्रुप में, एक जो हमारे सेक्ट में ही रहेंगे और दूसरे जो कि सेक्ट से बाहर जाकर अपना मार्शल आर्ट एकेडमी खोलेंगे। अगर
अभी के जो एफिलेटेड ग्रुप है उनकी प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर दे तो जो नए एकेडमी खोलेंगे वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं वो थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वो वाइशो हैंग से पूछता है, तुमने कहा कि तुम चांग मांग को अपने साथ ले जाना चाहते हो? तो वाइशो हैंग कहता है, हाँ सेक्ट लीडर, ये मेरे फादर का रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि मैं कैसे भी करके डिवाइन ड्रैगन चांग मांग को लेके आऊं। उसके बाद सेक्ट लीडर सोचते हैं, देखा जाए तो ये सही कह रहा है, लेकिन जो रूमर चांग मांग का फैल रहा है वो इतना सही भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि कौन है जो ऐसी बातें फैला रहा है। फिर वो वाइशो हैंग को कहते हैं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूं। हमें खुद में पहले कुछ चीजों को डिस्कस करना होगा, इसीलिए क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? उसके बाद वाइशो हैंग रूम से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यून यांग चिल्लाते हुए कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई हुआ शैडो सेट के साथ ऐसा करने की? हमें अपने डिसाइपल को भेजना ही चाहिए उन लोगों को बाइट करने के लिए। फिर सेक्ट लीडर सोचते हैं, कोई नहीं किसी को बाइट करने वाला है, हमारे डिसाइपल कुत्ते थोड़ी ना है। उसके बाद यूनचांग सेक्ट लीडर को कहता है, सेक्ट लीडर, इस मैटर को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। वुडन सेक्ट इतना इजी अपोनेंट भी नहीं है जिससे हम आसानी से लड़ाई कर सके। ऊपर से ये प्रॉब्लम दो एफिलेटेड ग्रुप का है और ऐसा ही मैटर वॉर में बदल जाता है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद उनम कहता है, सेक्ट लीडर, हमें अभी दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, क्या ये सही समय है? माउंट हुआ सेट अपनी एक्टिविटी को आउटर वर्ल्ड में वापस से स्टार्ट करे। अगर हमने अपने डिसाइपल को वुडन सेट से सामना करने के लिए भेजा तो दुनिया सोचेगी माउंट हुआ सेट वापस आ चुका है। और दूसरी चीज ये, क्या हमारा डिसाइपल वुडन सेट से सामना करने के काबिल भी है या नहीं? फिर यूनचांग कहता है, इन प्रॉब्लमों को अगर सही तरीके से देखे तो क्या ये सही होगा चांग मांग को आउटर वर्ल्ड में भेजना? इन सारे सवालों पे वो लोग थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं। फिर सेक्ट लीडर उनगम से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो उनगम कहता है, इसमें इतना क्या सोचना, हमें उसे भेज देना चाहिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम उसे भेजना चाहते हो? फिर उनगम कहता है, चांग मांग को एक ना एक दिन सांजी में एंटर करना ही होगा और इसे डिले करने में कोई फायदा भी नहीं है। अगर इसका गारंटी होता कि चांग मांग को माउंट हुआ सेट में रोकने से वो और भी अच्छा टाविस्ट बनेगा तो मैं उसे भेजना नहीं चाहता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, आप भी जानते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे भेजें ताकि वो खुद ही एक्सपीरियंस कर पाए हार्श रियलिटी इस वर्ल्ड का। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, तो क्या तुम उसे पहले सफर करवाना चाहते हो? अच्छा ऐसी बात है, हाँ ये बहुत अच्छा उपाय है। उसके बाद सेक्ट लीडर उनम से पूछते हैं, चांग मांग अभी क्या कर रहा है? तो उनम कहता है, वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर रहा है और अभी तक वो वापस नहीं आया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, तो ठीक है, यूनजोंग को बुलाओ। फिर यूनजोंग वहां पे आता है। यूनजोंग को वहां पे सारी बातें बताई जाती है। फिर यूनजोंग शॉक होते हुए कहता है, आप लोगों के कहने का मतलब है कि चांग मांग को इतना दूर भेजा जाएगा उसके आइसोलेटेड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद? तो सेक्ट लीडर कहते हैं, हमारा जो गेस्ट है वो हुआ शैडो सेक्ट से है, वो चांग मांग को गाइड करेगा, जबकि वो लोग साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, तो तुम इसे चांग मांग से इंट्रोड्यूस करवा दो। फिर यूनजोंग और वाइशो हैंग वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद वाइशो हैंग यूनजोंग को देखकर सोचता है, ये देखने में इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है, लेकिन इससे जो वाइब आ रहा है वो पूरे दूसरे लेवल पे है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बह रहा है। ये इसलिए है क्योंकि ये मेन सेक्ट से है। फिर यूनजोंग वाइशो हैंग से कहता है, वैसे तुम मुझसे बिना डरे हुए बात कर सकते हो। तो वाइशो हैंग कहता है, चांग मांग किस तरह का पर्सन है? चांग मांग का नाम सुनकर यूनजोंग का बॉडी भी कांपने लगता है। वाइशो हैंग आगे कहता है, पूरे सांजी में कोई भी नहीं है जो माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन उसके बारे में माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस के होने के बाद से कुछ भी नहीं सुना गया है, जबकि 2 साल बीत चुके हैं। इसलिए मैं क्यूरियस हूं कि वो किस तरह का पर्सन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा स्वॉर्डमैन है जिसका वाइब एक शार्प तलवार की तरह आता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नोबल ब्रॉड माइंडेड वॉरियर है। वाइशो हैंग की ऐसी बातें सुन के यूनजोंग शॉक हो जाता है और वो वाइशो हैंग से कहता है, सांजी के लोग ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है, क्या सच में वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? तो वाइशो हैंग कहता है, हाँ सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर यूनजोंग कहता है, मुझसे उसके बारे में सुनने के बजाय तुम सीधा उससे मिलकर खुद ही जान लो। वाइशो हैंग के सामने बहुत सारे केव्स बने रहते हैं। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और यूनजोंग से पूछता है, ये किस तरह का प्लेस है?
तो यूनजोंग कहता है इसे प्लम ब्लॉसम केव कहते हैं। यहाँ पे डिसाइपल लोग खुद को ट्रेन करने आते हैं या फिर एनलाइटमेंट गेन करने आते हैं। ये सुन के वाइशो हैंग खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ पे चैंगमांग रह रहा है ना नए एनलाइटमेंट को पाने के लिए। ये सुनकर यूनजोंग कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है हो सकता है ऐसा ही कुछ होगा। फिर वो वाइशो हैंग से कहता है ठीक है मैं उसे बुलाता हूँ। उसके बाद वो फिर से केव के पास जाके धीरे से चैंगमांग चैंगमांग बोलता है। उसको ऐसा पुकारते देख वाइशो हैंग भी शॉक हो जाता है। फिर यूनजोंग कहता है मुझे लगता है वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, लगता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने ट्रेनिंग में मगन है। ये सुनकर वाइशो हैंग सोचता है लेकिन इसने तो ठीक से बुलाया भी नहीं। फिर यूनजोंग वाइशो हैंग को वहाँ से ले जाते हुए कहता है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। हो सकता है हम उसे आज मिल नहीं पाएंगे, इसलिए चलो अब हम कल आते हैं। कि तभी पीछे से केव टूटता है, उसमें से एक बंदे का परछाई दिख रहा होता है। उसके बाद वाइशो हैंग पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है क्या ये वही है वो पर्सन जिसने साउथर्न स्टेट के 10 सेकंड क्लास डिसाइपल जिसमें जिंगिम रियोंग भी था उन्हें अकेले ही हराया है, जिसे राइजिंग स्टार भी कहा जाता है नेक्स्ट जनरेशन का। हम देखते हैं धीरे धीरे एमसी केव से बाहर आ रहा होता है और वो बाहर आते ही कहता है अरे हराम खोरो मैं इस ट्रेनिंग से मरने ही वाला था। एमसी को ऐसा बोलते हुए देख वाइशो हैंग सदमे में आ जाता है। एमसी आगे कहता है इसीलिए तो मैं आइसोलेटेड ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैंने ये दोबारा किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हम देखते हैं 2 साल के बाद एमसी थोड़ा बड़ा हो गया रहता है और हैंडसम भी लग रहा होता है। एमसी को देख वाइशो हैंग सोचता है मुझे नहीं लगता कि ये वही है। सो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस सीरीज का आनंद ले सके। इसके अलावा हम इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखते हैं तुम लोग इसे पूरा कर पाते हो या नहीं। वैसे तो मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये करवा दोगे, तो लाइक के साथ कमेंट भी कर देना कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी और इस सीरीज के हर एक एपिसोड ने तुम्हें कितना खुश किया। वैसे मैं मिलूंगा तुम्हें अगले एपिसोड के साथ, तब तक थोड़ा इंतजार कर लो और इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।